गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह के अब एहसास के साथ एक और नई सुबह है और साथ ही साथ अब वक्त हो चुका है। अब सुबह 8:30 बजे का दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ मैं हूं प्रसन्न शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। आज आपको खबर बताएंगे हम, बल्कि मैं भी अभी वही चेक कर रहा था कि कौन सी खबर ऐसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आज हमें दिल्ली वालों को बतानी चाहिए। तो एक अलग कॉम्बिनेशन में आपको खबर दिखाएंगे, अनोखे लहजे अलग अंदाज में, जहां पर आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक। पल पल की हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर होगी आपके मतलब की। तो लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सबसे पहली जानकारी हम आपको देते हैं कि भाई आपका सांस लेना हो चुका है मुश्किल दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि प्रदूषण का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ग्रैब 4 हटा लिया गया है। ताजा अपडेट तो यही है कि ग्रैब 4 हटा लिया गया है। प्रदूषण को जो चीज बाधित कर रही थी उसे हटा लिया गया है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कोई राहत प्रदूषण में नहीं है। जहांगीरपुरी में 395 है, आनंद विहार 391 है, रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 391, वजीरपुर 388, अलग अलग जगह अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन जो आलम है वो एक ही है पूजा कि सांस तो आप कहीं नहीं ले सकते हैं राजधानी दिल्ली में। तो सांस लेना मुश्किल हो गया है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 300 को पार कर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स और 400 से जरूर कम है। लेकिन अब एक बात बताइए बसंत जी, बताइए। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 हो या वो 390 हो, कितना डिफरेंस है उसमें? उसमें डिफरेंस इतना है कि आप थोड़ा सा मास्क, बस ग्रैब 4 हट सकता है, बस उतना डिफरेंस है। बस ग्रैब 4 हट सकता है। हाँ, बस ग्रैब 4 हट सकता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ग्रैब 4 हट चुका है। और क्योंकि अब ना कई बार ऐसा हो चुका है, अब हम यूज्ड टू हो चुके हैं। अब 10 पॉइंट नीचे आया एयर क्वालिटी इंडेक्स, 400 के नीचे आया ग्रैब 4, आपने तुरंत हटा दिया। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 400 के पार जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा 450, 432, 430, फिर ग्रैब 4 की पाबंदियां आएंगी। लेकिन अभी भी कुछ पाबंदियां ऐसी हैं जो कि ग्रैब 4 की पाबंदियां तो हट चुकी हैं, लेकिन ग्रैब 3 की पाबंदियों को सख्ती से लागू किया गया है। अब ग्रैब 4 हटा है, लेकिन जो पाबंदियां वो जान लीजिए। BS4 गाड़ियों की एंट्री समेत ये पाबंदियां जो हैं वो हटी हैं। जाने कौन कौन सी पाबंदियां अभी भी लागू हैं दिल्ली में, एक बार वो बता दीजिए पूछा। बिल्कुल, देखिए एनसीआर के प्रदूषण में मामूली सुधार के बाद अब मामूली सुधार ही है, ये मामूली सुधार है। वही बात है कि ग्रैब 4 हट सकता है, बस इतना ही सुधार देखने को मिला है। ग्रैब स्टेज 3 और उससे नीचे की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। दिल्ली से ग्रैब 4 हटा है। BS4 गाड़ियों की एंट्री समेत ये पाबंदियां हटी है। और कौन सी पाबंदियां लागू है वो हम आपको फटाफट बता देते हैं। अब ऐसे में क्योंकि जो भारी वाहन होते हैं पूजा, बाहरी वाहनों की एंट्री जो है वो ग्रैब 4 के तहत जो बंद होती है। और अभी कई चरणों में प्रतिबंध जो है वो राजधानी दिल्ली में लगाया गया। लेकिन और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ग्रैब 4 आखिर क्यों हटाया गया। अब CAQM की तरफ से अगर 2 दिन और ग्रैब 4 लागू रहता तो मुझे लगता है कि जो पाबंदियां हैं ग्रैब 4 की वो थोड़े और टाइम फॉलो अगर करते तो एक अच्छा रिजल्ट फॉलो देखने को मिलता। बिल्कुल, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे सीजन में ये पाबंदियां लगी रहनी चाहिए, क्योंकि हाँ, ये प्रदूषण केवल 1, 2, 3 या फिर 4-5 महीने की प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल, और अभी हमारी खुशी का कारण ये है क्योंकि अब एक चीज ना दिल्ली वाले बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं। अब मैं अभी सुबह सुबह एक चीज पढ़ रहा था, एक मीम सोशल मीडिया पर मुझे दिखाई दिया और मैंने जब पूजा के साथ शेयर किया तो एक हंसी की बात भी है कि अब पोल्यूशन का एक अलग ही मौसम बन चुका है दिल्ली में अब, है ना। और जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के साथ साथ दिल्ली वाले यूज्ड टू हो चुके हैं कि भाई अब ये पोल्यूशन का मौसम आ चुका है। अब दिल्ली में सर्दियों का मौसम कम और पोल्यूशन का जो मौसम है वो ज्यादा बताया जाता है। अब कौन कौन सी जो पाबंदियां लागू रहेगी वो बता दीजिए जरा। देखिए, जो कमर्शियल वाहन है ना उस पर प्रतिबंध रहने वाला। अब हम आपको सीरियसली बताते हैं ग्रैब 3, क्योंकि अब पोल्यूशन को लेके देखिए स्थिति ऐसी हो गई है ना कि पोल्यूशन का मौसम चल रहा है। उसकी जो गंभीरता होती है ना, उस गंभीरता को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लिटरली अब उस पर मीम्स बनने लगे। इस वजह से बड़ी हंसी आती है उसको लेके। लेकिन आपको बताते हैं अब देखिए गंभीरता से क्या है कि जो कमर्शियल वाहन है उस पर प्रतिबंध रहने वाला है। माल ढोने वाले छोटे और मध्यम वाहनों के लिए नियम कड़े किए गए हैं। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले जो मध्यम माल वाहन हैं, जिनको MGV कहा जाता है, BS4 या फिर उससे नीचे के जो मानक है उन पर दिल्ली के भीतर प्रतिबंध लागू रहेगा। और इनके अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS4 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले हल्के कमर्शियल वाहन, जिन्हें LCV कहते हैं, आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस नियम में ऐसे वाहनों को छूट मिलती है जो आवश्यक वस्तुएं या फिर सेवाएं प्रदान करते हैं। और अभी फिलहाल CAQM ने स्पष्ट
कह दिया है कि भाई सर्दियों के मौसम में प्रदूषण जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। ग्रैप 4 की बात कर लें, ग्रैप 3 की बात कर लें। गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए ग्रैप 1 to 3 जो है वो देखने को मिलते हैं। इनका पालन जो है सख्ती के साथ किया जाएगा। और दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 380 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। 17 जनवरी को इसके 450 के पार पहुंचने पर ग्रैप 4 लागू किया गया था। आज जब 380 के आसपास है तो ग्रैप 3 की पाबंदियां दिल्ली में सख्ती के साथ फॉलो की जा रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है ये पूजा कि यहाँ पर जो ग्रैप 3 की पाबंदियां है उन्हें भी क्या ग्राउंड पर सख्ती के साथ देखा जा रहा है। अभी भी ओपन बर्निंग चल रही है। अब क्या करें, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रदूषण देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और इसको लेकर देखिए, दिल्ली सरकार ने तो कहा RWA को कि आपके जो घर, आपकी सोसाइटी के बाहर जो गार्ड्स बैठते हैं उनको आप हीटर प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल है ना, पूरी रात इतनी ठंड होती है। वहां पे जो वॉचमैन है, जो गार्ड्स हैं, वो ठंड से बचने के लिए तो उसका सहारा ले रहे। किसी को कोई खुशी नहीं मिलती है लकड़ी जला के, लेकिन उसको उतना ज्यादा ऑन ग्राउंड आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। केवल ये नहीं है कि आपने निर्देश दे दिए हैं, अगर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है उस निर्देश? बिल्कुल सही बात है। और केवल पोल्यूशन ही नहीं है, पोल्यूशन के साथ भाई राजधानी दिल्ली में ठंड भी बढ़ चुकी है। अब ऐसे में एक चीज जो कॉमन देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में, वो ये कि अब दिल्ली वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। मौसम विभाग ने इस बार जो अलर्ट जारी किया वो टेंशन बढ़ाने वाला है, वो जान लीजिए। IMD के मुताबिक 22 से 25 जनवरी के बीच में उत्तर प्रदेश, हिमालय के साथ साथ 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट है, उसमें आपकी दिल्ली भी शामिल है। और इसके अलावा 50 की रफ्तार के आसपास तेज आंधी चलने की संभावना भी जताई गई है। 2 दिन बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी थोड़ी ठंड कम हुई है। वो जो हार का पा देने वाली ठंड थी, वो गलन वाली ठंड थी, वो अभी कम हो गई है। लेकिन फिर से बारिश हो जाती है तो उसके बाद फिर से ये ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों में तो हो रही है बर्फबारी और उसका रिजल्ट हमें आज शीतलहर के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल आज मुझे कम दिखा, मुझे कोहरा भी आज ज्यादा नहीं नजर आया। आज विजिबिलिटी थोड़ा ठीक आपको देखने को मिलेगी और मौसम की रियायत इतनी है कि थोड़ा दूर तक आप देख सकते हैं। सुबह के समय घने कोहरे के चलते अब तमाम तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज थोड़ी सी रियायत जो है मौसम की तरफ से देखने को मिलती है। उत्तर भारत के 9 राज्यों में तेज आंधी बारिश की जो चेतावनी है वो दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 22 से 25 जनवरी के दौरान जो है हरियाणा, उत्तराखंड, ये जो तमाम उत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टॉर्म्स है वो देखने को मिलेंगे, तूफान आंधी देखने को मिल सकता है फिलहाल संभावना है। और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की जो हवाएं हैं वो आपको महसूस होंगी, दिखाई नहीं देंगी। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना ये है बसंत कि 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश जो है वो मुश्किलें बढ़ाने वाली है। बिल्कुल। और अगर आप उस समय वहां घूमने की सोच रहे हैं तो इस एडवाइजरी को जरा ध्यान से और कल बारिश हुई है, कल 20 जनवरी थी पूजा और कल बारिश हुई भी है हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में। बात अगर करें हिमाचल प्रदेश के चंबा में कल बारिश स्पॉट की गई है, शिमला में हल्की फुल्की बारिश के फव्वारे कल देखी गई है। और इसके अलावा बात अगर करें तो ठंड ज्यादा है, दिल्ली में ठंड बढ़ रही है। बिल्कुल, दिल्ली की ठंड तो वैसे तो बहुत मशहूर ठंड है दिल्ली की ठंड। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पोल्यूशन ना हो ना तो दिल्ली से बेस्ट ठंड कहीं नहीं है। दिल्ली से बेस्ट फिर कोई चीज नहीं होगी। अगर पोल्यूशन ना हो तो फिर राजधानी में रहने का मौका आखिर कौन छोड़ेगा। राजधानी में रहने की बात लोग इसीलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि केवल उसके पीछे का कारण यही है कि भाई लोग ये सोचते हैं कि वहां पर जाकर क्यों अपनी उम्र घटानी है, वहां पर जाकर क्यों अपनी उम्र के 10 साल 5 साल आपको कम करने हैं। जब आम लोगों से आप पूछते हैं, जब कभी कभी गाँव जाना होता है तो लोगों से जब बात होती है गाँव में, तो उनका ये कहना होता है कि भाई आप क्यों ना दिल्ली छोड़कर यहाँ आ जाए, क्यों ना। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप दिल्ली आ जाइए, तो वो कहते हैं कि दिल्ली में रहना अपनी उम्र को कम करने के मुताबिक है। अब लोगों की सोच किस तरीके से दिल्ली को लेकर, क्योंकि एक वो समय था हम देखते थे आज से 2 दशक पहले लोग उतारू रहते थे कि भाई दिल्ली देश की राजधानी तक पहुंचने दिल्ली आएंगे और अभी हो गया दिल्ली से जाएंगे, दिल्ली से अब लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई कब थोड़ा सा अच्छा हो जाए, सेविंग वगैरह हो जाए, उसके बाद दिल्ली छोड़कर अपने गांव में चलते हैं। पोल्यूशन इतना ज्यादा है। अब ये थोड़ा मेंटलिटी चेंज मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में जरूर देखने को मिला है, जिसका कारण है प्रदूषण। तो चलिए इसी के साथ पूजा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, दक्षिणी दिल्ली को जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। कैसे मिलने वाली है, जरा आप खबर को ध्यान से सुनिएगा। MB रोड पर 6 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर 1471 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी और दिल्ली सरकार की वित्त व्यय समिति ने साकेत G ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर तक
बनने वाले इस आधुनिक कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। परियोजना का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल निगम करेगा और इसके तहत 2 अंडरपासेस भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस लेकर कहा है कि ये जो परियोजना है वो दक्षिणी दिल्ली की यातायात तस्वीर बदल देगी। दक्षिणी दिल्ली में आप देखते हैं किस तरीके से जाम की कंडीशन देखने को मिलती है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। जाम कम होगा इस परियोजना के बाद से, वाहनों की गति जो है वो थोड़ी सी बढ़ पाएगी और लोगों का जो सफर है वो थोड़ा आसान रहेगा। करीब 5 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो डबल डेकर सिस्टम पर आधारित रहने वाला है। तो ऊपर मेट्रो और नीचे 6 लेन एलिवेटेड रोड। परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2027 तक अगर ये लक्ष्य पूरा हो जाता है, देखिए जाम से एक बड़ी मतलब 2028 में जाम से राहत मिलेगी। बिल्कुल, 2026 चल रहा है ये। हालांकि वक्त लगता है क्योंकि सरकार अभी पिछले साल ही आई है, तो 5 साल उनको काम करने के लिए मिलते हैं, तो 5 साल का पूरा समय लेकर चलते हैं वो कि 5 साल में राहत हम आपको दे पाएंगे। बिल्कुल, और एक हास्यास्पद बात आ रही है मेरे मन में, और ये परियोजना है और परियोजना अब देखने की बात होगी कि भाई जाम, हम बता रहे हैं लोगों को कि जाम से राहत मिलेगी। लोग खुश भी हैं कि भाई हाँ चलिए ठीक है जाम से राहत मिलेगी, लेकिन मिलेगी कब? 2028 में आपको जाम से राहत देखने को मिलेगी। तो और एक और चीज़ देखने को मिलती है ये पूजा कि सरकार कह तो रही है कि जाम से राहत मिलेगी, लेकिन जब इतना टाइम ड्यूरेशन तक ये बनेगा तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाम को बढ़ावा ना दे कि भाई अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। साकेत जाने वाली रोड पे तो वैसे भी इतना ट्रैफिक होता है। बिल्कुल। वहाँ तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है जब मैं छोटी थी तब से ही काम चल रहा है वहाँ। और एक और काम अभी भी चल ही रहा है वहाँ पे। कब खत्म होगा ये काम? एक और चीज, अब फिलहाल मैं बात अगर करूं अपने गली मोहल्ले की, वहाँ पर एक रोड बनाया जा रहा था, तो मैंने बात की ऐसे कंस्ट्रक्शनल वर्कर से कि भाई ये रोड क्यों बनाया जा रहा है। मैंने कहा इतना जाम लगा हुआ है, तो फिर वो कहते हैं कि इसी का हल करने के लिए हम कर रहे हैं काम। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं हम रोड बना रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि रोड बनने के बाद जाम से राहत मिलेगी। उसके बाद मैंने कहा और जो ये अभी जाम लगा हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा कि सवारी अपने समाज की खुद जिम्मेदार है और ये आपको झेलना पड़ेगा और इसके बाद जो है राहत मिलेगी। मैंने कहा कब राहत मिलेगी? कहते 6 महीने बाद आपको जाम से राहत मिलने वाली है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ उसके बाद ये है कि जो लोगों को परेशानी होती है भाई ऑफिस जाने में, जो आधा घंटा आपका साकेत के पास लग जाता है दक्षिण दिल्ली में, तो आपको थोड़ा सा इससे राहत मिलने वाली है। तो चलिए, अब ये तो हमने आपको बताया कि भाई किस तरीके से ये जो 6 लेन एलिवेटेड रोड है आपके लिए मददगार रहने वाला आने वाले समय में। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं पूजा। तो दिल्ली सरकार ने अब राजधानी के अब वेस्ट रीजन के यात्रियों को एक बहुत बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। अब वो इसलिए क्योंकि अब बुधवार से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसी की बसों के लिए एक नया रूट जो है वो रैशनलाइजेशन प्लान लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य ये है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, मजबूत किया जाए। तो देखिए, सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा भरोसेमंद बनाना है, ऐसा दिल्ली सरकार का इंटेंट है। परिवहन मंत्री है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। उन्होंने साफ किया कि 15 साल पुराने रूट प्लान को चरणबद्ध तरीके से पहले तो हटा दिया जाएगा, लेकिन कोई भी बस रूट को बंद नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि जो चल रहा है उसमें पब्लिक को परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे ऐसे काम होगा। इसी के साथ मार्च महीने में डीटीसी के बेड़े में 1500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इससे बसों की जो कमी है और लंबे इंतजार से जो यात्री परेशान होते हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। मार्च के एंड तक डीटीसी में बसों की संख्या बढ़कर 6800 हो जाएगी और ये होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस। और ये जो नई ई बसेस है 9 और 12 मीटर की होने वाली है और 1 अप्रैल से ये DIMTS की बसेस में डीटीसी के अधीन चलने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर बात अगर करें बसें ज्यादा होंगी तो भाई आसान शब्दों में समझ लीजिए कि ज्यादा इंतजार बस का नहीं करना होगा और है ना, और आपको उन बस से राहत मिल जाएगी जिसमें जब आप एक बार अगर सफर लंबा होता है, और ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा का विषय रहता है कि आप जब डीजल बसों में चलते हैं, पुरानी बसों में चलते हैं, जो लाल वाली बसें आपको कभी कभी दिखाई दे जाती हैं दिल्ली की सड़कों पर, और पीछे सर रख के आप लेटते हैं, सोचते हैं कि एक झपकी ले लेंगे, लेकिन जैसे ही एक्सेलेरेटर दिया जाता है आपकी नींद खुल जाती है कि चलिए ठीक है बस चल पड़ी है। और आसपास के वाहनों को भी पता चल जाता है। ईवी व्हीकल्स में तो पता भी नहीं चलता गाड़ी चल रही है, उसमें तो पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट भी है नहीं, बंद कब है, शुरू कब है, ये भी नहीं पता चलता है। तो सरकार का दावा है कि अब ये जो संचालन होगा ये
बेहतर होगा पहले से। सेवाएं समय पर मिलेंगी दिल्ली को अब क्लीन करने के लिए भी, और सुविधाजनक और मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी एक दिल्ली सरकार का विजन है इस परियोजना के पीछे। और एक और बड़ा फायदा है ना इससे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में चलेंगे उतना कम पोल्यूशन होगा। तो इस वजह से बार बार अब सरकार देखिए, अब उनका जो अपना सरकारी काम है उसमें तो ईवी बसेस को वो प्रमोट कर रहे हैं, ईवी व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है ना पूजा, अब इंटरस्टेट बसेस तो चलती हैं, अलग अलग रोड ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग राज्य का तो होता ही है, बात यूपी की कर लें या फिर हरियाणा के जो रीजन्स की कर लें। मुझे लगता है कि दिल्ली से अब एक इंटरकनेक्शन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को डेवलप करना चाहिए कि भाई दिल्ली एनसीआर में आपको कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो वहाँ पर आप थोड़ा ईवी बसों का डिप्लॉय करेंगे। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से हरियाणा में जाना हो, पानीपत तक जाना हो, या फिर फरीदाबाद को आप जाना हो, या फिर गाजियाबाद की तरफ आप जाना हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कनेक्टिविटी अगर दिल्ली सरकार दे दे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब देखिए काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक बसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, उसको लेकर हम आपको बता रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें अब एनिमल लवर्स को लेकर भी बता देते हैं। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 28 जनवरी को होगी। कल हुई थी सुनवाई दरअसल इसको लेकर। कोर्ट अब तक एनिमल राइट एक्टिविस्ट और एनजीओ की दलीलें सुन चुका है, जो कि अगली सुनवाई में अमिकस क्यूरी, एनएचएआई और केंद्र और राज्य सरकारों का पक्ष सुना जाएगा। बिल्कुल। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि कल जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। एक पॉडकास्ट में अब कोर्ट की आलोचना को लेकर जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि मेनका गांधी की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है और ये जो है वो अदालत की अवमानना के दायरे में आती है। हालांकि कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ये उसकी उदारता को दर्शाता है, कि कोर्ट की उदारता। बिल्कुल। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए मेनका गांधी ने खुद आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। अगर अब आप क्रिटिसाइज करने के लिए आ रहे हैं, आप सवाल उठाने के लिए आ रहे हैं, आपने खुद क्या किया जब आप पावर में थे। सुनवाई के दौरान कुत्तों की नसबंदी व्यवस्था और उन्हें खाना खिलाने वालों की जवाबदेही पर कोर्ट ने गंभीर रुख दिखाया है और कोर्ट ने यह साफ किया है कि इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी जो है वो व्यंग्य नहीं है, बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब देखिए एनिमल लवर्स जो होते हैं, मैंने कई बार ऐसा देखा है बसंत कि अगर कोई इशू क्रिएट हो गया है किसी डॉग की वजह से, एनिमल लवर्स कई बार उसे नॉर्मलाइज करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, पंजाब तो मार दिया उसने, नाखून तो मार दिया उसने, लेकिन उसका जिसको नुकसान हो रहा है उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। वी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो बेजुबान है, वो अपने लिए बोल नहीं सकते, आप उनके लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो जिसको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। अब मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा, उसमें कुछ इसी तरीके की बात कही गई थी और एक कमेंट मैंने उसमें पढ़ा, वो ये कि जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, वो इंसानों से डरते हैं। पहले इंसान कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसके बाद कुत्ते काटते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा जब कुछ नहीं होता तो कुत्ते बेवजह भी कभी कभी ऐसा होता है कि काट लेते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। यही कोर्ट भी कहता है कि जो डॉग लवर्स हैं, जो ऐसे इस तरीके के एनजीओ है, संगठन है जो इसको समर्थन करते हैं कि भाई आवारा कुत्तों को आप खाना खिलाएं, अपनी उदारता दिखाएं, लेकिन जब आवारा कुत्ते किसी को काटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तब आप कहां जाते हैं? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके पक्षधर तो आप बन जाते हैं कि भाई आवारा कुत्तों पर कोई आंच नहीं, जबकि शेल्टर होम में ले जाने की बात कही गई थी, वहां पर नियमित खाना भी मिलता, उनकी देखरेख भी होती, वैक्सीनेशन भी होता। उस समय तो पक्षधर बनकर यहाँ पर किया गया, प्रदर्शन किया गया। चलिए ठीक है, आपने प्रदर्शन किया, कोर्ट ने माना। अभी भी तो कोर्ट ने ये कहा ना कि आप एक स्पेसिफिक जगह को डिसाइड करें, एमसीडी को निर्देश दिए कि उसी जगह पर आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला सकते हैं। अब उसमें इशू क्या है? देखिए आप खाना ही तो खिलाना चाहते हैं, क्योंकि अब एक साइकोलॉजी होती है ना, अब वो तो एनिमल्स की भी होती है। वो जहाँ पे आप उन्हें खाना खिला रहे हैं वो उसे अपनी जगह मानते हैं, और उस जगह पर अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई एक्सवाइजेड कोई भी इंसान आ जाता है, तो फिर अब उनको खतरा होता है, उनको अपने खाने को बचाने के लिए। हालांकि हो सकता है कि जो वहां पर इंसान आया उसको पता भी ना हो
कि ये यहाँ पे खाना खाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा वो होता अपना है। काम कर रहा है, लेकिन एक्सीडेंट्स ऐसे ही बीच में हो जाते हैं। फिर कभी डॉग बाइट के केसेस सामने आते हैं, कभी बहुत सारे डॉग्स घेर लेते हैं, बच्चों पर किस तरीके से अटैक करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों पक्षों को समझें। बिल्कुल, और ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही है अगली 28 तारीख को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली में आज जो गणतंत्र दिवस 2026 के परेड रिहर्सल के चलते अब ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। बात अगर करें तो दिल्ली पुलिस ने अब सेंट्रल दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस और साथ ही साथ रोड क्लोजर भी लागू किए हैं। तो वहीं आपको बता दें, खासतौर पर यहाँ पर कर्तव्य पथ यानी कि विजय चौक से अब इंडिया गेट तक का जो रास्ता है सुबह 10:15 से दोपहर तक जो है वो बंद रह सकता है। और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डिवीजन भी लागू रहेगा। इसका असर कनॉट प्लेस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जनपथ और मानसिंह रोड जैसे इलाकों में देखने को मिल सकता है, जहां पर जाम या फिर धीमा ट्रैफिक रहने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों को सलाह ये दी जा रही है कि जो सेंट्रल दिल्ली है उसकी ओर अगर आप जा रहे हैं तो एक तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए, और वैसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर और आपके पास जो वैकल्पिक मार्ग है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ल्यूटियन जोन है हमारे दिल्ली के अंदर का, वहां पर अभी रिहर्सल्स चल रही है। 26 जनवरी बहुत नजदीक है, 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उसको लेकर ये रिहर्सल्स जवानों की चल रही है। तो इस वजह से ये डिवर्जन्स लागू किए गए हैं और रूट्स को बंद किया गया है। और साथ ही अब जब 26 जनवरी आएगी, अभी फिलहाल 5 दिन का समय बचा है, और जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे जो ये नियम है वो और ज़्यादा सख्त होते चले जाएंगे और ज़्यादा ट्रैफिक में सख्ती आपको देखने को मिलेगी। ट्रैफिक एडवाइजरी लगातार आपको देखने को मिलेगी, रूट डाइवर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली मेट्रो फेज 4 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट और खबर है, और 14,630 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत दिल्ली में 47 किलोमीटर तक अब नया मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से के 3,386 करोड़ रुपए के बजट को तो मंजूरी दे दी है, और इसके साथ ही फेज 4 के तहत 3 नए मेट्रो कॉरिडोर्स के लिए फंड भी जारी किया गया है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह, उन्होंने राजधानी की स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में इसको एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि इन कॉरिडोर से सड़क यातायात का दबाव घटेगा और यात्रा जो है वो ज्यादा तेज होगी, सुगम होगी और पर्यावरण के अनुकूल होगी। तो वहीं अब फेज 4 के तहत जिन नए कॉरिडोर को अब जिस तरीके से मंजूरी दी गई है उसमें लाजपत नगर से साकेत है, और साकेत का ज़िबलोक, इसके अलावा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठाला से कुंडली तक जो मेट्रो कॉरिडोर है इसे मंजूरी दी गई है। इससे होगा ये कि अब जो कनेक्टिविटी का एक इशू कहीं ना कहीं रहता है वो थोड़ा बेहतर होगा, और अभी भी कनेक्टिविटी का ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है कि जो ये 3 जगह यहाँ पर कोई इशू है, लेकिन हाँ ये है कि आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अभी जैसे आपको मेट्रो का इंतजार करना पड़ता है, तो वो आपका जो इंतजार और कई बार ऐसा होता है ना कि एक स्पेसिफिक जगह तक मेट्रो स्टेशन बना तो है उस स्पेसिफिक जगह पे, लेकिन आप उससे काफी दूर है, फिर आपको 15-20 मिनट कभी 25 मिनट वहां तक जाने में लग जाते हैं। तो ऐसे में भी आपको ऐसे में भी आपको काफी ज्यादा राहत मिल सकती है इससे। तो देखिए, मेट्रो की कनेक्टिविटी तो हालांकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के इंटेंट के साथ मेट्रो लगातार काम करता रहता है, और दिल्ली में अच्छी कनेक्टिविटी है, ऐसा नहीं है, बेहतर कनेक्टिविटी है, पर कुछ एक जगहें जो छूट रही हैं वहां पर भी अब कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए, एक अहम ये खबर नहीं है, ये हम आपसे सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली वालों हमसे जुड़ सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो जी दिल्ली एनसीआर आपकी समस्याओं को सुनेगा भी, उठाएगा भी। अपनी समस्याओं को कैसे आप हम तक पहुंचा सकते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे आप, किसी भी रील पर, स्पेशली अगर आप रेडियो टीवी वाले रील पर कमेंट करेंगे तो ज्यादा जल्दी हमें पता चलेगा। उसमें आपको कमेंट करना है #दिल्ली वाला रेडियो टीवी, और उसके बाद अपनी समस्या को लिखना है। बाकी एक्स हैंडल्स भी है हमारे, जैसे मेरा एक्स हैंडल है पूजा खंडूरी के नाम से, बसंत का एक्स हैंडल है बसंत शर्मा 006 के नाम से, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज का एक्स हैंडल है ZDNH न्यूज के नाम से। आप उस पर भी जाकर कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, एंड वी एश्योर यू कि उस
समस्या पर काम किया जाए। उस टॉपिक पर हम जरूर बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सोने और चांदी के दामों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब सोने और चांदी के दाम मुझे बहुत शॉकिंग लग रहे हैं। अब गोल्ड जो है 1,35,027 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमतें पूजा देखिए ऑल टाइम हाई 3,09,345। अब ये दाम ऐसे हैं, कोई खरीदे तो कैसे खरीदे, ये बहुत करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, ऐसा लग रहा है। दूर की कोड़ी लग रहे हैं अब चांदी के दाम। तो भाई चांदी की चांदी हो रही है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आज अगर आपकी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ जाने वाली है, रुकने वाली है और आपको अपनी गाड़ी में भराना है पेट्रोल, तो पेट्रोल की कीमतें आपको बता दें। दिल्ली में पेट्रोल आपको मिलेगा आज 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल आपको खरीदना होगा 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। सीएनजी अगर आपको भरवानी है तो लंबी लाइन में आपको लगना होगा 77 रुपये 09 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। आपको ये बोलना जरूरी था, लंबी लाइन में आपको लगना होगा। नोएडा में पेट्रोल भराने के लिए पहुंच रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पर पेट्रोल मिलेगा आपको 94.87 पर लीटर पर, डीजल मिलेगा 88 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। सीएनजी की कीमत होगी 85.70 प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.65 पर लीटर, डीजल की कीमत 88.10 पर लीटर और सीएनजी की कीमत 82.12 पर किलोग्राम आज की बताई जा रही है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के इतिहास से आपको रूबरू करा दे। तो वहीं आज ही के दिन यानी कि 21 जनवरी 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया था और इसी दिन इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो चलिए आज के इतिहास में आज के लिए इतना ही। तो चलिए इसके साथ इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।